हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वैकेंसी आई हुई है। तो इसी वैकेंसी की तैयारी के संदर्भ में हम लोग एक बार फिर से YouTube के ऑनलाइन चैनल पर आ रहे हैं। इस बार तैयारी करने की हमारी ट्रेजेडी इस प्रकार से होगी कि हम कम समय में हर चैप्टर को अटेंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पहले हमने जो क्लासेस ली हैं उसमें एक एक चैप्टर को बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। तो इतने कम समय में और फुल सिलेबस को कवर करना संभव नहीं होगा। तो जो छात्र अगर एक बार पूरा कोर्स पढ़े होंगे, उनको समझने में और हमें समझाने में दोनों में आसानी होगी और उनकी तैयारी जल्दी से हो भी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक चैप्टर उठाएंगे अभी और उस चैप्टर से रिलेटेड जितने संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे। और उन पर ऐसा नहीं है कि उस पर टिक मार करके निकल गए, उन पर डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी विस्तृत में उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो सेल चैप्टर ले रहे हैं। सेल, CELL, सेल। तो सेल चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए, आपके सामने सेल चैप्टर का क्वेश्चन आने वाला है, इसको देखिए और हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आप सबके सामने आ चुका है। जब विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो अगर चैप्टर को पढ़े हैं आप तो ज़्यादा कुछ समझने में समस्या नहीं है। हम थोड़ी सी चर्चा करते हुए चलते हैं। विद्युत अपघटन से धारा प्रवाहित होती है तो धारा से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। अब विद्युत अपघटन शब्द आपको सुनने को मिला होगा, जो आपका बैटरी वाला चैप्टर है सेल, उसी चैप्टर में आपको यह वर्ड देखने को मिलेगा, विद्युत अपघटन। तो इसमें क्या होता था कि बैटरी वाले चैप्टर में एक बैटरी बनाते थे हम लोग। बैटरी बनाने के लिए क्या करते थे कि एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये, 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए इस कंटेनर में। अच्छा, इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। इसके बाद क्या है कि इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करा देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, DC सप्लाई दे देते हैं। तो जैसे ही DC सप्लाई जाती है तो ये जो कंटेनर, इस कंटेनर में H2SO4 का विलयन भरा होता है। तो H2SO4 क्या होता है, H2SO4 का विलयन होता है। इस विलयन को ही हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जब इस इलेक्ट्रोलाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो ये अपने 2 भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन आयन और सल्फर आयन में टूट जाता है, 2H+ SO4-। तो इस क्रिया को ही बोला जाता है विद्युत अपघटन की क्रिया। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में से जब हम विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं तो वह इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूट जाता है। इस क्रिया को ही विद्युत अपघटन कहा जाता है। तो विद्युत अपघटन क्रिया से क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव तो पैदा नहीं होगा, ऊष्मीय प्रभाव, मतलब हमें हीटर जैसी गर्मी तो नहीं मिलेगी ना। ऊष्मीय प्रभाव हीटर में या बल्ब में देखने को मिलता है। चुंबकीय प्रभाव, चुंबक में यानी कि कॉइल, मैग्नेट बना, कॉइल को मैग्नेटाइज करके जब हम कॉइल में जब हम DC विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह कॉइल चुंबकित तो हो जाती है, तो वहाँ पर चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। और रासायनिक प्रभाव हुआ तो रासायनिक प्रभाव ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये प्रकाशीय प्रभाव हमको बल्ब में देखने को मिलता है। तो ये रासायनिक प्रभाव हमें इस विद्युत अपघटन की क्रिया में देखने को मिल रहा है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा वह आंसर C होगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा। किसी को कोई डाउट हो तो वह हमसे बात कर सकता है, कमेंट लिख सकता है, हम उसके डाउट का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है।
वीडियो को चाहे तो पॉज कर लीजिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान के समानुपाती होता है, डैश 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 के समानुपाती होता है। तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है? जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे ये मान लीजिए कि एक कंटेनर है कोई, इसमें एक जो है दो इलेक्ट्रोड पड़े हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है, और इसमें जो है कोई विलयन पड़ा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें क्या पड़ा हुआ है, H2SO4 ही है, H2SO4 का विलयन पड़ा हुआ है। तो जब इस इलेक्ट्रोलाइट में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो यह H2SO4 अपने दो अवयव में टूट जाएगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, सल्फर पर निगेटिव चार्ज है। तो जिस पर प्लस चार्ज है वो प्लस चार्ज है तो कैथोड यानी कि ऋण प्लेट की तरफ भगेगा, और सल्फर पर निगेटिव चार्ज है तो यह धन प्लेट की तरफ भगेगा, यानी कि ऋण प्लेट पर हाइड्रोजन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और धन प्लेट पर सल्फर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक ना। तो वही पूछ रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, यानी कि ऐसे यहाँ पर इसको और लिखना चाहिए था कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, परंतु लिखा नहीं है। तो आपको अपने आप से यह बात समझ जानी है कि किस संबंध में यह बात कर रहा है। तो किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो वोल्टता, केवल समय, केवल धारा मान, धारा की मात्रा। देखिए कितनी मात्रा इस पर, अगर मैं बोलूं कि ये धन प्लेट है तो धन प्लेट पर कौन इकट्ठा होगा, सल्फर इकट्ठा होगा। तो कितनी मात्रा में सल्फर इकट्ठा होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने मान की विद्युत धारा और कितने समय तक प्रवाहित हो रही है। अगर जैसे एक मान लें हम कि 2 एम्पियर की विद्युत धारा है और 10 सेकंड तक प्रवाहित हो रही है, तो जो है कुछ मात्रा इस पर, इसकी धन प्लेट पर सल्फर की कुछ मात्रा इकट्ठा हुई। अभी हम कहें कि 5 एम्पियर की धारा 15 मिनट तक प्रवाहित हुई, तब क्या होगा, इस विलयन में से तब धन प्लेट पर इकट्ठा होने वाले सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर केवल यह मैं कहूँ कि केवल धारा मान भाई कितने, हम कह रहे हैं कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित किए, लेकिन यह नहीं पता हमें कितनी देर तक प्रवाहित किए, तो फिर हम यह गणना नहीं कर सकते हैं कि धन प्लेट पर कितना सल्फर इकट्ठा हुआ होगा। ठीक ना, या इस ऋण प्लेट पर कितना हाइड्रोजन इकट्ठा हुआ होगा। तो केवल धारा मान से गणना नहीं की जा सकती है, या केवल समय से गणना नहीं की जा सकती, वोल्टता से भी गणना नहीं किया। हमने वोल्टेज दिया, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, लेकिन कितनी धारा प्रवाहित हो रही है हमको नहीं पता है। तो जैसा कि आपको पढ़ाया गया होगा फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम, कौन सा, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। तो प्रथम नियम में बताया गया है कि किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, क्या बताया गया है, किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान। अब उसमें और चाहे तो लाइन बढ़ा सकते हैं कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा की मात्रा के अनुपानुपाती होता है, अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू IT। ठीक ना, m क्या है, द्रव्यमान है, I धारा है, T टाइम है। तो इस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान, उसमें से इस विलयन में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की, और उसमें विद्युत धारा और कितने समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, दोनों के गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल जो है वह कहलाता है विद्युत धारा की मात्रा। धारा और समय के गुणनफल को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा की मात्रा, यानी कि कितने समय तक कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हुई। तो इसका आंसर होगा हमारा धारा की मात्रा,
किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान धारा की मात्रा के अनुपाती होता है। अगर कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए धारा की मात्रा ना लिखा रहे कि धारा और समय के गुणनफल के अनुपाती होता है, तब भी आप सही आंसर वही आंसर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि धारा और समय के गुणनफल को ही धारा की मात्रा कहा जाता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो है जल्दी से, और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 गलती से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें देखिए कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सही है। यह किसी तत्व के परमाणु भार से हाइड्रोजन के परमाणु भार का अनुपात होता है। यह प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात होता है। यह परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रासायनिक तुल्यांक जो होता है, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है, एक मिनट बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती थी, इसलिए मैंने वीडियो पॉज किया था। विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ना, ऑप्शन पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया, तो इसलिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक और रासायनिक तुल्यांक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ लिया है वो जो ऑप्शन दिए हैं वो रासायनिक तुल्यांक के हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। तो विद्युत हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के हिसाब से ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन बुक में गलत दिया गया है, तो हम मिटा देते हैं इसको, ही होगा। तो रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सही है। तो एक बात मैं यहाँ दोनों चीज़ों पे चर्चा कर लेता हूँ। जैसे जो मैंने अभी विद्युत रासायनिक तुल्यांक बताया, तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के लिए फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम आपको देखना पड़ेगा। प्रथम नियम में फैराडे ने बताया है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान उसमें से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू IT। ये पढ़ाया गया है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम में। तो अगर हम यहाँ ये जो प्रोपोर्शनल का निशान है, यानी कि अनुक्रमानुपाती का जो निशान है, इसे अगर हम हटाएंगे तो यहाँ लगाएंगे m इजिकल टू ZIT, ठीक ना। तो ये जो Z है यही है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक इक्विवेलेंट, यानी कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये Z होता है। यानी कि अगर विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं Z इजिकल टू m/IT, ठीक है ना। तो IT क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा है, जो कि अभी पीछे के क्वेश्चन में बताया गया है। तो आप विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं कि यदि किसी बिलियन से मुक्त अथवा संयुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान m, उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा, ये दोनों I और T विद्युत धारा की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या हम कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसी बिलियन से संयुक्त अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, यदि उस बिलियन में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए। यानी कि अगर हम I बराबर रख दें 1 और T बराबर भी लिख दें 1, I 1 एम्पियर और T 1 सेकंड, ठीक ना, 1 एम्पियर 1 सेकंड, तब यहाँ हम क्या लिखेंगे, तब हम लिख सकते हैं कि Z इजिकल टू m/1, यानी कि m। तो Z क्या है, Z ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, तब हम लिख सकते हैं कि Z इजिकल टू m, अर्थात किसी बिलियन से संयुक्त अथवा मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान
उसके रासायनिक तुल्यांक के, उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगा यदि उस बिलियन में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप। तो ये जो मैंने बात बताई, यह बताई है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में, बट क्वेश्चन में केवल है रासायनिक तुल्यांक। तो रासायनिक तुल्यांक की अगर बात करेंगे तो रासायनिक तुल्यांक की बात इधर से कर लेते हैं। अगर रासायनिक तुल्यांक की बात करेंगे तो रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, ये इसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे केमिकल इक्विवेलेंट, CHEMICAL, केमिकल इक्विवेलेंट, EQUIVALENT, केमिकल इक्विवेलेंट। केमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक बराबर क्या होगा, रासायनिक तुल्यांक बराबर होगा परमाणु भार बटा संयोजकता। परमाणु भार बटा संयोजकता, ठीक ना। एटॉमिक वेट अपान वैलेंसी, ATOMIC, एटॉमिक वेट WEIGHT, एटॉमिक वेट अपान वैलेंसी VALLENCY। उम्मीद है कि स्पेलिंग सब सही हुई, कुछ गलत होगा तो आप लोग सही कर लीजिएगा, वैसे सही होगी। तो ये हो गया केमिकल इक्विवेलेंट। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के संदर्भ में, तो ऑक्सीजन यानी कि O2, इसका परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार इसका होता है 16 और संयोजकता होती है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और संयोजकता कितनी होती है, इसकी संयोजकता 2 होती है। तो केमिकल इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। रासायनिक तुल्यांक हमारा आएगा 8। तो ठीक है, तो केमिकल, अब यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, रासायनिक तुल्यांक के संदर्भ में कौन सी परिभाषा सही है कह रहा था, ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें लिखा गया हो कि रासायनिक तुल्यांक परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होता है कोई, या किसी तत्व के परमाणु भार से हाइड्रोजन के परमाणु भार का अनुपात होता है। यह दिया तो है अनुपात 1, लेकिन क्या दिया गया है, किसी तत्व के परमाणु भार से हाइड्रोजन के परमाणु भार का अनुपात। तो ऐसा नहीं होता है, जिसका केमिकल इक्विवेलेंट निकालेंगे उसी का परमाणु भार बटा उसी की संयोजकता। जैसे हमने ऑक्सीजन का भी निकाला तो ऑक्सीजन का ही परमाणु भार बटा ऑक्सीजन की ही संयोजकता, ठीक ना। अब इसमें लिखा तो है परमाणु भार बटा परमाणु भार, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा है, किसी तत्व का परमाणु भार से हाइड्रोजन के परमाणु भार का अनुपात, तो ये गलत है। दूसरा है, यह प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात होता है, इस पर अभी चर्चा करते हैं। तीसरा देखिए, यह परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होता है, परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होता है, ये बिल्कुल सही है, यह ऑप्शन परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होता है। और ऑप्शन नंबर 2 पर भी थोड़ा सा मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे, बस 1 मिनट। देखिए इसमें यह ऑप्शन तो सही है, परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात होता है, परंतु यह ऑप्शन भी सही है, प्रति इकाई हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये लोग ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं ना, कुछ न कुछ मिस्टेक रहता है ये, लेकिन आपको ना एग्जाम पास करना है तो अपने अनुसार चीज़ों को समझना है, एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पर है जो रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा की बात हो रही है, तो थोड़ा सा इस पर और डिस्कस करूँगा। रासायनिक तुल्यांक एक तो आप समझ गए कि परमाणु भार और संयोजकता का अनुपात ही रासायनिक तुल्यांक कहलाता है, ठीक। जैसा कि ऑक्सीजन के केस में हमने दिखा दिया कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और उसकी संयोजकता 2, तो निकलेगा रासायनिक तुल्यांक 8। लेकिन इसकी एक परिभाषा और भी होती है कि किसी तत्व के द्रव्यमान का वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग गणना में 1.008 ग्राम हाइड्रोजन का, ठीक ना। तो किसी तत्व के द्रव्यमान का वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग द्रव्यमान अर्थात इतने से संयुक्त अथवा मुक्त होता है। किसी बिलियन में सारी क्रिया होगी, ऐसा नहीं कि हवा में हो जाएगी, ठीक ना। तो वह भी रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या, किसी तत्व के द्रव्यमान का वह भाग,
किसी तत्व के द्रव्यमान का वह भाग जो हाइड्रोजन के एक भाग, गणना में हम हाइड्रोजन का लेंगे 1.008 ग्राम, भाग द्रव्यमान से मुक्त अथवा संयुक्त होता है, उसे हम रासायनिक तुल्यांक, उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहेंगे। फिर से समझिए, किसी तत्व के द्रव्यमान का वह भाग, माना कि किसी तत्व के द्रव्यमान का यम भाग है, ठीक ना, किसी तत्व के द्रव्यमान का यम भाग हाइड्रोजन के इतने ग्राम द्रव्यमान से संयुक्त या मुक्त हो रहा है, तो यह यम क्या कहलाएगा, इसका उस तत्व का रासायनिक तुल्यांक कहलाएगा। तो परिभाषा सेकंड वाली जो दी गई है कि यह प्रति इकाई हाइड्रोजन, यानी कि एक भाग हाइड्रोजन की मात्रा के लिए किसी तत्व का मुक्त हुआ अनुपात, तो यह भी सही है, ऑप्शन भी सही है। बट इसमें ना कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ए और बी दोनों को करे, तो फिलहाल कोई बात नहीं, आप यह जानते रहिए कि ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक ना। हम जहाँ से क्वेश्चन ले रहे हैं वहाँ पे मिस्टेक है। ओवरऑल आप जब एग्ज़ाम से देंगे तो वहाँ भी जितने 100 क्वेश्चन आते हैं 100 में 100 क्वेश्चन सही नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ इसमें 2-4 क्वेश्चन पे डिस्प्यूट खड़ा ही हो जाता है लास्ट में, ठीक। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, आप दोनों ऑप्शन पे टिक करिए। बाकी जब आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप अपने एग्ज़ाम के अनुसार वहाँ पर देखिएगा क्या सही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप सबके सामने है। वैद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान। वैद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान वोल्टेज के अनुपाती होता है, केवल समय के अनुपाती होता है, केवल धारा के अनुपाती होता है, धारा के परिमाण और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुपाती होता है। तो यहाँ पर आपको यह बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन जो दिया है इसने ठीक तो है, ऑप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, जैसे इस तरह का क्वेश्चन भी पीछे आ चुका है, उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि विद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान। तो ये क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है। प्रथम नियम में क्या बताया गया है कि जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें से उत्पन्न होने वाले या मुक्त या संयुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसमें से प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के अनुपाती होता है, अर्थात यम इज प्रोपोर्शनल टू आई टी। हम लोग पढ़े हैं, आई क्या है, धारा है, टी समय है, तो ठीक है, यम द्रव्यमान हो गया। तो वोल्टेज के अनुपाती होता है, नहीं। केवल समय के अनुपाती होता है, नहीं। केवल समय के नहीं, धारा और समय के गुणनफल के। केवल धारा के अनुपाती होता है, तो नहीं। धारा के परिमाण और विद्युत रासायनिक तुल्यांक, यहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक लिखा है। देखिए यहाँ पर अगर मैं प्रोपोर्शनल का निशान अगर हटाऊंगा तो आएगा यम इजकल टू जेड आई टी, ठीक ना। तो जहाँ जेड क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, तो यहाँ पर इसी की बात कर रहा है कि धारा के परिमाण और विद्युत रासायनिक तुल्यांक। धारा के परिमाण यानी कि आई टी दोनों का गुणनफल हो गया, धारा के परिमाण और विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती नहीं, फिर बराबर होता है, आप लिखेंगे। अनुक्रमानुपाती तो ये है, ठीक ना, अनुक्रमानुपाती ये है, तब विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं है। लेकिन जब मैं अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाता हूँ, ठीक है ना, तब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाता हूँ, तब फिर ये आ जाता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक यही है कि इसके ऑप्शन में कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है ना लिख करके यहाँ इसको लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, यहाँ इसको लिखना चाहिए, एक मिनट अभी कपड़ा देखते हैं, यहाँ इसको लिखना चाहिए, इसको ऐसे काट के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक। तो ये बस इतनी सी मिस्टेक थी, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप सबके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है, ठीक ना।
इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जाता है आपेक्षिक घनत्व के रूप में, आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट धारा के रूप में, अम्लीय अंश के रूप में। इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को तो एक ऑप्शन देखते हैं आउटपुट धारा के रूप में। तो इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त करने के लिए अगर धारा का कोई रिलेशन नहीं, कोई मतलब नहीं, तो इसको कट करते हैं। आउटपुट वोल्टेज के रूप में, आउटपुट वोल्टेज से इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था का कोई लेना देना नहीं है, इसको कट करिए। अम्लीय अंश के रूप में, तो इलेक्ट्रोलाइट अम्लीय होता है। जैसे हम H2SO4 की बात करते हैं तो ये H2SO4 क्या है, अम्लीय अंश है, ठीक है, लेकिन ये क्षारीय भी तो हो सकता है, NH4Cl भी तो हो सकता है, ये तो क्षारीय हो सकता है ना। तो इसलिए अम्लीय अंश के रूप में ही, केवल अगर हम ये कहें कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट केवल अम्लीय होता है तो ज़रूरी नहीं है, अम्लीय भी हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। तो इसलिए यह ऑप्शन भी आपका कट। कौन सा, ये वाला। तो बच्चा कौन सा, आपेक्षिक घनत्व के रूप में। आपेक्षिक घनत्व के रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे कि अगर आपेक्षिक घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी अधिक होगी तो इलेक्ट्रोलाइट सांद्र होगा, यानी कि अम्ल मोटा होगा, और अगर रिलेटिव डेंसिटी यानी कि अपेक्षिक घनत्व कम होगा तो उस दौरान अम्ल पतला होगा, यानी कि अम्ल में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, अम्ल डाइल्यूट कंडीशन में होगा। तो अम्ल की अवस्था को व्यक्त कर सकते हैं उसके आपेक्षिक घनत्व के रूप में। जैसा कि आप सबको पता होगा एक हाइड्रोमीटर आता है, हाइड्रोमीटर, इस हाइड्रोमीटर के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व ही मेजर किया जाता है, ठीक ना। तो उससे बैटरी फुल चार्ज है, हाफ चार्ज है, डिस्चार्ज है, वो ज्ञात कर लिया जाता है बिना वोल्टेज को मेजर किए हुए। बैटरी की चार्ज अवस्था की जांच कर ली जाती है। तो कैसे करते हैं उसको, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था, इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन की जांच करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट किस कंडीशन में है, इलेक्ट्रोलाइट अभी मोटा है या इलेक्ट्रोलाइट अभी पतला है या मीडियम है, ठीक ना। अगर इलेक्ट्रोलाइट मोटा है यानी कि अम्ल मोटा है यानी कि सांद्र कंडीशन में है, यानी कि उस समय बैटरी चार्ज कंडीशन में है। यदि इलेक्ट्रोलाइट पतला हो गया है यानी कि अम्ल डाइल्यूट हो गया है, उसमें पानी की मात्रा अधिक आ गई है, तो यानी कि बैटरी डिस्चार्ज अवस्था में है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ चुका है। किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलाम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को डैश 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 कहते हैं, ठीक ना। किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलाम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ है। तो जैसे हमने बताया कि विद्युत अपघटन की जो क्रिया होती है वह किसी जो है पात्र में होती है, उस पात्र में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इस पात्र में क्या भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। इसी इलेक्ट्रोलाइट को विद्युत अपघट्य भी कहा जाता है, विद्युत अपघट्य। इसमें एक इलेक्ट्रोड और एक इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव एक निगेटिव इलेक्ट्रोड डाल दिया जाता है, इसमें डीसी सप्लाई दे दी जाती है, तो इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया शुरू हो जाती है। तो किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलाम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को, तो अब 1 कूलाम आवेश का मतलब हुआ ये होता है Q बराबर होता है IT। Q जहाँ पर आवेश है और I विद्युत धारा है, T समय है। तो अगर जो है विद्युत धारा 1 एम्पियर लिया जाए, 1 एम्पियर गुणे समय 1 सेकंड लिया जाए, तो कितना कूलाम आवेश होगा, Q बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलाम, QUALAMB, 1 कूलाम, ठीक ना। कूलाम्ब का स्पेलिंग ये नहीं होगा, कूलाम्ब, COLOUMB, 1 कूलाम। तो 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की गई, तो यानी कि 1 कूलाम आवेश उस इलेक्ट्रोलाइट विलयन से प्रवाहित किया गया। जब उस इलेक्ट्रोलाइट विलयन से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया गया तो उस विलयन के इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले यानी कि मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, विद्युत की मात्रा नहीं,
विद्युत रासायनिक तुल्यांक नहीं, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तो वही हो गया आवेश Q बराबर IT, नहीं विद्युत रासायनिक व्यंजक, विद्युत रासायनिक व्यंजक ये भी नहीं है, ठीक ना। तो इसमें है कौन सा, किसी विद्युत अपघटन से 1 कूलाम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को, ये बोलते हैं ना, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ये होगा, ये सही होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, गलत बोल दिया। विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्योंकि होता है हमारे पास Z बराबर होता है IT, ठीक ना। तो IT क्या है, IT कूलाम के बराबर होता है Q, या हम लिख सकते हैं कि Z इजिकल टू Q। तो Q माने 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश, ठीक ना। तो विद्युत अपघटन से 1 कूलाम के विद्युत से, 1 कूलाम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होगी वह क्या होगी, रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी उसके। एक सेकंड आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ हम गलत लिख गए जो है, देखिएगा ये जो लिख दिए फार्मूला गलत लिख दिए, यहाँ पर लिखना चाहिए था, ये होगा m बराबर ZIT होता है, फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम से। तो IT मतलब विद्युत धारा की मात्रा, यही 1 कूलाम के बराबर होता है। तो अगर IT मिला के 1 हो गया तो m बराबर हो जाएगा केवल Z, ठीक है ना। तो 1 कूलाम आवेश से मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान जो है वो किसके बराबर होगा, रासायनिक तुल्यांक। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ अगर लिख दें IT की जगह 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो रासायनिक तुल्यांक Z बराबर क्या हो गया, Z बराबर m हुआ। यानी कि 1 कूलाम आवेश द्वारा किसी विलयन से निक्षेपित होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। तो वही पूछ रहा है, 1 कूलाम के विद्युत से निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, रासायनिक विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। थोड़ा सा हमको बताने में मिस्टेक हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्लास में आगे लेते हैं, और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लेकर के आएंगे।